नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग पीछे के क्लास में देखे होंगे कि हम लोग पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू करते आ रहे हैं और पॉलिटी के क्लास के साथ साथ हिस्ट्री के भी क्लास हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी पर हम लोगों का विशेष फोकस है कि पॉलिटी को एंड कर लिया जाए, उसके बाद फिर अगले सब्जेक्ट को प्रारंभ किया जाए कि आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट मिले वो कंप्लीट मिले। ओके, तो आइए इस सेशन में हम लोग इस पॉलिटी के क्लास में हम लोग प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लिया जाए कि भारत के प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं, इनका कार्य क्या है और इनसे महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे बड़ा था और किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम था या छोटा था। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं और पॉलिटी के इस क्लास में भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि भारत में हमारे पद क्या होते हैं। हमारे देश में यानी भारत में जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रूप में देखा जाए तो हमारे देश में यानी इंडिया में, भारत में हम लोग ऐसे कर लिया जाए, भारत में इंडिया में संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, भारत में संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो संवैधानिक दृष्टि से तात्पर्य अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च पद है वह राष्ट्रपति का है। तो सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, उसके बाद उपराष्ट्रपति का है यानी प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का आता है, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का पद है। इसके बाद फिर आता है प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री के भी बारे में हम लोग समय समय पर सुनते आए हैं कि उप प्रधानमंत्री भी हमारे देश में हुए हैं यानी भारत में। और इसके बाद उप प्रधानमंत्री के बाद हम लोग देखे हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में भी डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस किया जाएगा और फिर उप प्रधानमंत्री के पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देश के प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रधानमंत्री से ऊपर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद है, दो पद है संवैधानिक पद, और यह संवैधानिक पद है अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल। ये पद है देश का सर्वोच्च या प्रथम नागरिक कह लीजिए या देश को चलाने वाला कह लीजिए। नंबर 1 पर राष्ट्रपति है और उसके पश्चात उनकी सहायता के लिए उपराष्ट्रपति है, इसके बाद उनकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री है, उसके बाद उनकी सहायता के लिए उप प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। यानी नीचे से लेकर के सभी लोग राष्ट्रपति की सहायता करते हैं देश के संचालन में, ओके, देश को चलाने में। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पद यह है कि प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है और इसमें पावर के रूप में देखा जाए तो इस राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का देश का सर्वोच्च तो है ही, सबसे बड़ा पद वही है। सेनाओं का भी प्रमुख है, कार्यपालिका का भी प्रमुख है और देश में विधायिका है जो कानून बनता है। तो विधायिका का भी आप प्रमुख कह सकते हैं क्योंकि संसद से जो भी कानून पारित होते हैं या आप बिल कहिए, अध्यादेश कहिए, पारित होते हैं तो जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं कर देते हैं या आप ऐसे कह लीजिए अंतिम सहमति नहीं देते हैं तब तक वह कानून नहीं बनता है, तब तक वह अध्यादेश जो है कानून का रूप नहीं लेता है। तो अंतिम पावर तो राष्ट्रपति के पास ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का क्या पावर है, प्रधानमंत्री का पद कैसा है, तो इस पर हम लोग देखते हैं। तो प्रधानमंत्री का पद भी संवैधानिक पद है और प्रधानमंत्री के बारे में सबसे पहली बार उल्लेख हमारे संविधान के 74 आर्टिकल 74 यानी अनुच्छेद 74 में हम पाते हैं। यह पाते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा। ओके, तो प्रधानमंत्री शब्द का पहली बार हमें
प्रयोग हमारे संविधान में मिलता है या प्रधानमंत्री शब्द के बारे में उल्लेख किया गया है, कहां पर? आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 में किया गया, तो यह संवैधानिक पद हुआ। ओके, अब प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कौन रहेंगे? मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद के सहयोग से क्या करेंगे? कार्य का संचालन करेंगे। ओके, तो प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और यह अनुच्छेद 74 में किया गया है। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग गलत नहीं करिएगा। यहाँ पर उप प्रधानमंत्री बीच में है, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद यहाँ पर मंत्रिपरिषद है। तो हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद का तो उल्लेख है, प्रधानमंत्री भी उल्लेख है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख है, राष्ट्रपति का उल्लेख है, लेकिन हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो उप प्रधानमंत्री का जो पद है गैर संवैधानिक है। ओके, गैर संवैधानिक का मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब यह है कि उप प्रधानमंत्री के बारे में हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन समय समय पर इन प्रधानमंत्रियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमारे देश में समय समय पर उप प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की गई है। तो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति यह प्रधानमंत्री की सहमति पर राष्ट्रपति करते हैं और यह मंत्रिपरिषद में से ही सीनियर सदस्यों को इस उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं और यह कैबिनेट मंत्री के समान होते हैं, यानी यह ग्रीन होम मिनिस्टर या फिर कह लीजिए किसी अन्य विभाग के रक्षा मंत्री, मतलब डिफेंस मिनिस्टर या अन्य किसी विभाग के या कैबिनेट मंत्री के रूप में होते हैं और उनको एक सम्मानित वरिष्ठता के आधार पर एक सम्मानित पद प्रदान करने के लिए अन्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से डिफर अलग करने के लिए प्रधानमंत्री इन्हें उप प्रधानमंत्री के पद से नवाजते हैं। लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद गैर संवैधानिक है, पूरी तरह से है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल में कहीं भी यह उप प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख नहीं है। इस प्रकार यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है या गैर संवैधानिक पद है। ओके, तो यह बात तो क्लियर हो गई। अब प्रधानमंत्री पर हम लोग आ जाए। तो इस प्रकार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। क्लियर बातें। अब यहाँ पर देख लिया जाए प्रधानमंत्री का क्या पावर है। तो यहाँ पर हम लोग यह देखते हैं कि प्रधानमंत्री से ऊपर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति है। तो प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है, लेकिन पावर के रूप में देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पावर सबसे स्ट्रांग है, सबसे अधिक है। क्यों? इसलिए कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी कानून पारित करवाते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, ओके, उसको अंतिम रूप राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अंतिम रूप उसे राष्ट्रपति प्रदान करता है और राष्ट्रपति इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन प्रधानमंत्री पर नहीं लगा सकता है कि हम इस कानून को या इस अध्यादेश को कानून का रूप नहीं प्रदान करेंगे या आप ये कार्य नहीं कर सकते, ये कार्य नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कार्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री का जो कार्य है, पावर है, राष्ट्रपति से अधिक है, उपराष्ट्रपति से अधिक है। तो इसका मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति एक स्टंप के रूप में है, मुहर के रूप में है। वह संवैधानिक पद जरूर है, देश के सर्वोच्च पद पर जरूर वह बैठे हुए हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन उनका अगर देखा जाए तो व्यवहारिक रूप में या कार्य करने का जो दायरा है वह बड़ा सीमित है। प्रधानमंत्री के जैसा उनका पावर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से कार्य करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कानूनी दृष्टिकोण से या संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा, कानूनी नहीं संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोकसभा में ओके बहुमत दल का नेता होता है, यानी जनता द्वारा वह चुना जाता है। लोकसभा का, पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो वह संसद में लोकसभा और राज्यसभा, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
तो प्रधानमंत्री इस लोकसभा का सदस्य होता है। ओके, लोकसभा का प्रथम दृष्टि या लोकसभा का वह सदस्य होता है और बहुमत दल का नेता होता है। यानी जिस पार्टी को लोकसभा में जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसमें अधिक बहुमत मिला तो उस पार्टी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, अपना एक लीडर चुनते हैं और उन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं अथवा शपथ दिलाते हैं। ओके, और प्रधानमंत्री के सहयोग से या सलाह से या परामर्श से मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो यह है, या तो कानूनी तरीके से है, संवैधानिक तरीके से है कि यह लोकसभा के में बहुमत दल के नेता होते हैं और जनता द्वारा सीधे चुने गए यह लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। ओके, लेकिन क्या है कि व्यवहार में देखा गया है कि बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो लोकसभा में जो है कि संसद के लोकसभा का मेंबर ही नहीं थे, वह राज्यसभा के थे। ओके, कि लोकसभा के मेंबर नहीं थे, अभी तो राज्यसभा के थे। और एक आध ऐसे एग्जाम्पल भी मिलते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं जो इस संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में से वो किसी के सदस्य नहीं थे। तो इस एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी वह क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी। जब वह प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी, वह लोकसभा की सदस्य नहीं थी। ओके, एक उदाहरण तो यह हो गया। दूसरा एक उदाहरण या एग्जाम्पल देखा जाए तो श्री एच.डी. देवगौड़ा साहब जो देश के प्रधानमंत्री थे, ओके, वह इन संसद के देश के जो सबसे बड़े जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल पार्लियामेंट के जो दो सदन है, इन दोनों सदनों में से वह किसी के सदस्य नहीं थे। ओके, वह विधानसभा के सदस्य थे, वह कर्नाटक के विधानसभा के वह मेंबर थे, सदस्य थे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अब तो यहाँ पर यह भी नियम गलत हो गया, संवैधानिक जो तरीका है क्या कि वह न लोकसभा में बहुमत दल के नेता हैं और न राज्यसभा के भी सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, तो इसके बाद भी प्रधानमंत्री बन गए। ओके, तो इस तरह का भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जो लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद के किसी भी सदन के वह मेंबर न हो, सदस्य न हो। ओके, तो वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो जाएंगे, लेकिन 6 महीने के अंदर, ध्यान रखना है 6 माह, 6 महीने के अंदर उन्हें इन दोनों सदन में से किसी का सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा अथवा राज्यसभा में से किसी का मेंबर बनना जरूरी है, नहीं तो फिर वह पद से अपने त्याग पत्र दे देंगे या पद से उनको हटा दिया जाएगा, वो स्वयं हट जाएंगे। इस तरह का भी हमारे संविधान में विधान किया गया है। इसी तरह मंत्रिपरिषद में भी है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो वह लोकसभा या अथवा राज्यसभा में से किसी का भी वह मेंबर नहीं है, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे भी 6 माह के अंदर लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा वह अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। ओके, क्लियर बातें हो गई। तो यहाँ पर ये बातें अब क्लियर हो गई कि प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा अथवा राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य न हो। ओके, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, नहीं करेगा तो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। लेकिन जनरली देखा जाए तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के ही नेता होते हैं या फिर लोकसभा में से ही अपने लोगों के बीच से किसी को अपना नेता चुना जाता है और जो देश का प्रतिनिधित्व करता है यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ओके, प्रधानमंत्री के पद पर, और उसे प्रधानमंत्री को शपथ भी कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ओके, इस रूप में। और प्रधानमंत्री के पावर और शक्तियां क्या है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होता। यह भी देखिए कि राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री का क्या पावर है। प्रधानमंत्री की को शपथ दिलाता है वैधानिक स्वरूप या इस पद पर नियुक्त करने का पावर राष्ट्रपति को है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के पश्चात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होता है।
वह किसके प्रति जवाबदेह होता है, यानी उसकी जवाबदेही किसके प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है, संसद के प्रति होती है, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होती है। ओके। और यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री चुन जाने के बाद या प्रधानमंत्री बन जाने के पश्चात वह 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन कभी भी अगर वह लोकसभा में बहुमत खो देते हैं तो अपने पद से स्वतः त्याग पत्र दे देते हैं। और प्रधानमंत्री भी अगर अपना जो बहुमत लोकसभा में है वह खो देते हैं, संसद में खो देते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री के पद पर वह नहीं रहते हैं। और प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहते हैं तो वह जाकर के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जैसे ही अपना त्याग पत्र देंगे तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। ओके, मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। मंत्रिपरिषद को अलग से भंग करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर प्रधानमंत्री के बारे में देखा जाए तो देश का सर्वेसर्वा व्यवस्था बनाने वाला, कानून बनाने वाला, कानून बनाने में संसद के साथ कार्य करने वाला, सब कुछ प्रमुख या पावरफुल पर्सन प्रधानमंत्री होता है। अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से वह कार्य करता है। अब प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री अपने में से किसी भी वरिष्ठतम सदस्य को, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनमें से एक को उप प्रधानमंत्री पद पर भी नियुक्त कर सकता है। या अभी तक की जो परंपराएं हैं, जो चला आ रहा है, उस पर इस पद को नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन उप प्रधानमंत्री का जो पद है वह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। ओके, तो यह प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य बातें थी कि प्रधानमंत्री लोकसभा, नियमतः तो लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा का भी अगर मेंबर है तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। इन दोनों सदन का अगर सदस्य नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने देखा श्री एच डी देवगौड़ा, इन दोनों सदन में से किसी के सदस्य नहीं थे, फिर भी प्रधानमंत्री बने। और 6 महीने के अंदर अगर ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं तो इन दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होता है। ओके, और प्रधानमंत्री 5 वर्ष तक होते हैं। और अगर 5 वर्ष के अंदर वह लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं। ओके, और प्रधानमंत्री त्याग पत्र देते हैं तो फिर पूरे मंत्रिपरिषद का वह त्याग पत्र माना जाता है, पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है या भंग कर दिया जाता है। ओके, तो यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फिर आगे बढ़ते हम लोग, आगे यह बढ़ते हैं कि अब तक प्रधानमंत्री कौन हुए, कितने हुए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। किनका कार्यकाल सबसे लंबा था या सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किए थे, तो आइए इनको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग उल्लेख करते हैं, देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक थे। और यहाँ पर ध्यान देना है कि इतना लंबा कार्यकाल अभी तक के प्रधानमंत्रियों में किसी का नहीं रहा है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल अब तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा रहा है। ओके, अगले जो प्रधानमंत्री हैं गुलजारी लाल नंदा, यह कार्यवाहक थे। ध्यान रखना है कि यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात तत्काल में गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और यह 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक थे, मई से जून तक रहे। इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। ओके, लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 64 से 11 जनवरी 66 तक थे, यह प्रधानमंत्री बने। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो गुलजारी लाल नंदा को पुनः कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। और यह 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक पुनः इस पद पर बने रहे। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक थी। ओके, इसके बाद अगले प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी थे। और इनका कार्यकाल देखा जाए
तो 24 मार्च 1977 से 28 मार्च 1979 तक इनका टाइम पीरियड था। तो इसके बाद आते हैं 7वें नंबर पर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह 28 मार्च 1979 से 14 जनवरी 1980 तक यह प्रदेश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगले जो प्रधानमंत्री हुए फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी जी हुई 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 और 31 अक्टूबर को इनकी हत्या कर दी गई थी इनके अंगरक्षकों के द्वारा। ओके, तो इस प्रकार इंदिरा गांधी जी दूसरी बार जो प्रधानमंत्री थी वह 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक थी और इनकी हत्या कर दी गई। इसके पश्चात श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। श्री राजीव गांधी जी 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक थे। इसके बाद श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बने देश के, वह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे। ओके, इसके बाद श्री चंद्रशेखर सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और यह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 12वें नंबर पर श्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुए देश के और ये अभी कांग्रेस पार्टी के थे। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक यह देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक यह देश के प्रधानमंत्री थे। यानी सबसे कम समय तक अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लगभग 13 से 14 दिनों तक 13 दिनों तक यह देश के प्रधानमंत्री थे। इसलिए फिर दूसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका लंबा कार्यकाल होगा, लेकिन पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो मात्र 13 दिन तक वह प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इस प्रकार सबसे छोटा कार्यकाल अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था रहेगा। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा तो वह रहेगा अभी तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और अब आगे अगर चुनाव होगा 2024 में, अगर इसमें श्री मोदी जी अगर पुनः देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस प्रकार सबसे लंबा या बड़ा कार्यकाल आप कह सकते हैं कि 3 कार्यकाल 15 सालों का उन्हीं का रहेगा। ओके, लेकिन अभी तक का जो कार्यकाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और सबसे छोटा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का है 13 दिन का। तो फिर इसके आगे के भी लोगों को देख लेते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 हो गए, गुलजारी लाल कार्यवाहक थे, लाल बहादुर शास्त्री 2 हो गए, गुलजारी लाल नंदा, फिर जो है कार्यवाहक श्रीमती इंदिरा गांधी 3 हो गई और मोरारजी देसाई 4 हो गए, चौधरी चरण सिंह 5 हो गए, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी तो व्यक्ति के रूप में 2 बार हो गए, इसलिए व्यक्ति के रूप में एक ही बार देखना इसलिए छोड़ दिया जाएगा। श्री राजीव गांधी जी 6ठे नंबर पर हो गए, श्री विश्वनाथ प्रताप जी 7वें नंबर पर हो गए। इस प्रकार श्री चंद्रशेखर जी 8वें नंबर पर व्यक्ति के रूप में हो गए, श्री पीवी नरसिम्हा राव जी 9वें नंबर पर व्यक्ति के रूप में हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी 10वें नंबर पर व्यक्ति के रूप में हो गए। ओके, इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। हालांकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, वह 14वें नंबर पर के प्रधानमंत्री हैं व्यक्ति के रूप में, ध्यान रखना व्यक्ति के रूप में है। ओके, और अटल बिहारी वाजपेयी जी 10वें प्रधानमंत्री के रूप में थे व्यक्ति के रूप में। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। अगले प्रधानमंत्री हम लोग देखते हैं एच डी देवगौड़ा जी। ओके, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक इनका शासनकाल था और यही एच डी देवगौड़ा जी थे जो प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो फिर और संख्या के रूप में 11वें स्थान पर, क्योंकि 10वें स्थान पर व्यक्ति के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ओके, तो 11वें देश के व्यक्ति के रूप में 11वें प्रधानमंत्री बने। तो यह लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं थे। ओके, यह विधानसभा के सदस्य थे और कर्नाटक से बिलोंग करते थे, तो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। तो यह 11वें नंबर पर है। इसके बाद आगे देख लिया जाए, श्री इंद्र कुमार गुजराल जी थे। इंद्र कुमार गुजराल जी इनके बाद प्रधानमंत्री बने
और 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। इसके बाद पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री 19 मार्च 1998 से 3 अक्टूबर 1999 तक। ओके, तो लेकिन व्यक्ति या 16वें नंबर पर है, लेकिन व्यक्ति के रूप में तो एक ही बार गणना की जाएगी। ओके, चाहे जितनी बार आप प्रधानमंत्री बनिए। फिर इसके बाद 17वें नंबर पर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद आते हैं हम लोग 13वें नंबर पर व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री बने और 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक 2 कार्यकाल तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये भी इसके बाद 14वें नंबर पर व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 26 मई 2014 से अब तक है। ओके, अब तक है यानी 2024 में जो चुनाव है तो अब तक रहेंगे, 2023 तक अभी तक यह इस प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है। इनका भी यह दूसरा कार्यकाल है। ओके, यह दूसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल यह 26 मई 2014 यानी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और फिर यह 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो गया 2019 में और पुनः यह दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। आगे अब क्या होगा, जैसा देश की जनता चाहेगी उस तरह ही होगा। अगर देश की जनता पुनः इन्हें इस पद पर पहुंचा देती है और बहुमत दे देती है तब तो तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री होंगे और नहीं तो फिर 2 बार ही प्रधानमंत्री रह पाएंगे। ओके, तो इस प्रकार व्यक्ति के रूप में या श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने दूसरे कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं और यह व्यक्ति के रूप में 14वें प्रधानमंत्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये इस रूप में है। ओके, अब हम लोग इस बात पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि उप प्रधानमंत्री तो गैर संवैधानिक यह पद है यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि हमारे देश में उप प्रधानमंत्री समय समय पर कितने लोगों को बनाया गया है। अब हम लोग उप प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कितने उप प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं। ओके, व्यक्ति के रूप में और फिर कार्यकाल के रूप में दोनों। तो हम लोग उप प्रधानमंत्री का कितने हुए हैं उनको देख लेते हैं। एक तरफ उप प्रधानमंत्री का नाम है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किनके कार्यकाल में ये उप प्रधानमंत्री बने थे। ओके, तो देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उस समय प्रधानमंत्री जी जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में उप प्रधानमंत्री के पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, देश के पहले उप प्रधानमंत्री। ओके, और दूसरे जो देश के उप प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई और यह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में थे, शासनकाल में थे। तीसरे नंबर पर श्री जगजीवन राम जी थे और यह श्री मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उनके कार्यकाल में यह उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद अगले जो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री वे चौधरी चरण सिंह जी और यह भी श्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। अगले जो है श्री वाई चौहान जी हैं उप प्रधानमंत्री और यह श्री चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल में या जब वो प्रधानमंत्री थे तो यह उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त थे। अगले हैं छठे नंबर पर चौधरी देवीलाल जी और चौधरी देवीलाल जी के समय प्रधानमंत्री थे श्री वीपी सिंह जी। ओके, तो श्री वीपी सिंह जी के समय में चौधरी देवीलाल जी थे उप प्रधानमंत्री। इसके बाद फिर 7वें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री के पद पर फिर चौधरी देवीलाल को नियुक्त किया गया या फिर बने और उस समय प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह जी थे। ओके, तो यह 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में रहे, चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री के पद पर, श्री वीपी सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे और श्री चंद्रशेखर सिंह जी के समय में। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो 8वें नंबर पर है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और यह 2002 से 2004 तक
उप प्रधानमंत्री के पद पर थे और उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ओके, तो इस प्रकार कुल 8 उप प्रधानमंत्री अब तक बने हैं, 8 उप प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो सरदार पटेल जी 1 हो गए, श्री मोरारजी देसाई जी 2 हो गए, श्री जगजीवन राम जी 3 हो गए, चौधरी चरण सिंह 4 हो गए और 5वें नंबर पर श्री वाई चौहान हो गए उप प्रधानमंत्री। इसके बाद फिर 6ठे नंबर पर चौधरी देवीलाल हो गए, फिर 7वें नंबर पर इनका चयन हुआ, लेकिन व्यक्ति के रूप में यह 6 ही रहेंगे। ओके, 7वां नहीं होंगे। इस प्रकार 8वें नंबर पर जो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, यह 7वें उप प्रधानमंत्री हुए। व्यक्ति के रूप में 7वें हुए, कार्यकाल के रूप में 8वें हुए। ओके, इस प्रकार हमारे देश में उप प्रधानमंत्री अब तक 7 लोग बने हैं। 7 लोग उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर चुके हैं और उप प्रधानमंत्री का पद गैर संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ओके, सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संवैधानिक रूप से। तो यह था, हम लोग प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस किए। जैसा कि आप लोग कॉल करके बोले थे कि सर थोड़ा सा प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस कर दीजिएगा, क्योंकि उप प्रधानमंत्री पर ज्यादा आप लोगों का जोर था कि उप प्रधानमंत्री का पद रहता है तो बार बार क्यों नहीं बनाए जाते हैं। तो इसीलिए नहीं बनाए जाते हैं कि संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस पद के बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जी के ऊपर डिपेंड रहता है कि वह किसी वरिष्ठतम सदस्य को इस पद पर नियुक्त कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसलिए कि प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।